कहानियों का स्मगलर। पिछले पार्ट में आपने सुना वैदेही ने अर्थ को अपने सीने से लगाकर थामे रखा। अर्थ गहरी नींद में चला गया, लेकिन वैदेही की आंखों में नींद नहीं थी। उसने अर्थ के अतीत को समझने का फैसला किया। दूसरी ओर अर्थ चाहता था कि वैदेही अपनी स्टडीज पूरी करे और अपने सपने पूरे करे। इन सब के बीच अर्थ को वैदेही के साथ एक अजीब सुकून महसूस हो रहा था। इधर देवांश अपने कमरे में माइग्रेन से परेशान था। अवनी ने उसकी मदद करते हुए आइस पैक लाकर उसके सर पर रखा और उसका दर्द कम करने की कोशिश की। उसकी परवाह ने देवांश को एहसास दिलाया कि वो अवनी के साथ गलत कर रहा है, पर अवनी के लिए उसकी फीलिंग्स और गिल्ट उलझे हुए थे। सुबह वैदेही ने अर्थ को बिस्तर पर ना पाकर एक्टिविटी एरिया में पाया। पसीने में लथपथ अर्थ को एक्सरसाइज करते हुए देख वैदेही मंत्र मुग्ध हो गई। अर्थ ने उसे छिपते हुए मुस्कुराते हुए छेड़ दिया। वैदेही भागकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन अर्थ ने उसकी शर्म को भांप लिया। दोनों के बीच हल्की फुल्की छेड़छाड़ के बाद वैदेही ने हनीमून पर, जहां वे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ समय बिता सके, उसके बारे में प्रॉमिस लिया। दूसरी ओर अवनी ने सुबह देवांश की मदद की, लेकिन उनकी बातचीत ने उनके रिश्ते में खटास को और गहरा कर दिया। अवनी ने प्यार और गुस्से के बीच खुद को उलझा पाया। देवांश को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसने इसे शब्दों में जाहिर नहीं किया। अवनी ने चुपचाप खुद को उससे दूर कर लिया। अब आगे, लेकिन उससे पहले हमारा ये चैनल कहानियों का स्मगलर अगर आपको अच्छा लगा और इसकी कहानियां आपको अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज इस कहानी को और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमें भी बहुत सारा मोटिवेशन दीजिए, जिससे हम आपके लिए और भी ढेर सारी कहानियां लेकर आते रहे। तो मतलब आपको करना क्या है, कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरी जान, तो जल्दी से कर लो। चलो कहानी में आगे की ओर बढ़ते हैं। अवनी ने अपने हाथ को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए लगभग रोते हुए स्वर में कहा, आपने मुझे इस तरह महसूस कराया है। मैंने तो आपसे शादी किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि अपने दिल से आपको प्यार समझकर की थी। उसकी आंखों में छलकते आंसू उसकी टूटती उम्मीदों की गवाही दे रहे थे। देवांश ने गुस्से से उसके हाथ को और भी कसते हुए जवाब दिया, जानता हूं कई बार लगता है कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूं, लेकिन जब तुम्हारी ये बातें सुनता हूं तो ऐसा लगता है जैसे खुद अर्थ मेरे सामने खड़ा हो, और फिर मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाता। उसकी आवाज में जहर घुला हुआ था, मानो हर शब्द सिर्फ चोट पहुंचाने के लिए थे। अवनी ने हल्के से रुआंसा होते हुए कहा, इतनी नफरत क्यों करते हैं आप उनसे? आप जानते ही क्या है उनके बारे में? सिर्फ एक ही नजरिए से सब कुछ देखना सही नहीं होता। देवांश ने दांत भींचते हुए एक झटके में कहा, मुझे बस इतना पता है कि उसे भी अपनी मॉम के साथ मर जाना चाहिए था। अगर वो नहीं होता तो आज वैदेही उसके प्यार में अंधी नहीं होती। मैंने वैदेही को पूरे 1 साल उसकी वजह से तड़पते हुए देखा है, और जब बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला तो वो फिर उसकी जिंदगी में वापस लौट आया। अवनी ने अपने हाथ को झटकते हुए गुस्से से कहा, मेरे भाई ने कभी वैदेही भाभी को उस तरह तकलीफ नहीं दी जिस तरह आप मुझे दे रहे हैं, और अगर आप खुद को उनसे कंपेयर करते हैं तो सुन लीजिए, आप उनकी परछाई भी नहीं बन सकते। उन्होंने जो कुछ देखा वो आप कभी सोच भी नहीं सकते। देवांश ने एक झटके में अवनी को अपनी ओर खींचा और उसे अपनी बाहों में कस लिया। उसने अवनी के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ते हुए उससे पूछा, तुम्हें नहीं पता कि मैंने क्या क्या देखा है, इसीलिए अपने भाई से मेरा कंपैरिजन करना बंद करो। और हाँ, ये रिश्ता वैसे भी खत्म हो चुका है और तुम्हें इसी तरह मेरे साथ अपनी जिंदगी काटनी पड़ेगी जैसे किसी जेल में कैदी रहता है। इतना कहते ही उसने अवनी को एक और झटके के साथ छोड़ दिया। उसकी इस हरकत से अवनी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। देवांश के चेहरे पर कोई फीलिंग नहीं थी, मानो वो पत्थर बन चुका था। अवनी ने जब आंसुओं से भरी आंखों से उसकी ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि अब शायद इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है। देवांश ने सच ही कहा था, लेकिन फिर भी उसके दिल के किसी कोने में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल रही थी कि शायद देवांश एक दिन उसे समझेगा। पर देवांश शायद खुद अपनी फीलिंग्स को कुचल चुका था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि अवनी भी इंसान है और वो उसे जख्म दे रहा है जो हर बार उसकी हरकतों से और गहरे हो रहे थे। दूसरी ओर अर्थ ऑफिस के लिए निकल चुका था। वैदेही अपने कमरे में बैठी अवनी को कॉल करने ही वाली थी जब अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर परितोष का नाम देखकर वो पल भर के लिए ठिठक गई।
उसने फोन उठाने से पहले कुछ पल सोचा, लेकिन आखिरकार उसने कॉल रिसीव कर ली। परितोष ने कहा, कैसी है तू? सब ठीक तो है ना? परितोष की आवाज में हल्की सी फिक्र छलक रही थी। वैदेही ने ठहाके लगाकर जवाब दिया, मैं बहुत खुश हूं। अर्थ से ज्यादा मेरा ख्याल शायद ही कोई रख सकता था। तू अपनी बता, सब ठीक तो है? परितोष ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन कल मैं देवांश के घर गया था। वहां मैंने अवनी को देखा। उसके चेहरे पर वो रौनक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी, और उसके हाथों पर कुछ निशान भी थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उसे चोट पहुंचाई हो। वैदेही का दिल हल्का सा धड़क उठा, लेकिन खुद को शांत रखते हुए उसने कहा, शायद उसकी तबीयत खराब होगी। देवांश भाई उसका ध्यान रखेंगे, वो ठीक हो जाएगी। परितोष की अगली बात ने वैदेही को गहरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। उसके हाथों के निशान भी क्या बीमारी की वजह से बन सकते हैं? मुझे साफ साफ दिखा है कि वो निशान कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। यू मस्ट सी हर। इस बात ने वैदेही को विचलित कर दिया। उसने फौरन कहा, थैंक्स तोशी, मुझे बताने के लिए। मैं आज ही जाकर भाई से मिलूंगी। अगर उन्होंने अवनी के साथ कुछ भी किया होगा तो मैं उसे वहीं से अपने साथ ले आऊंगी। परितोष ने आगे पूछा, और तो तेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं करता ना? तुम दोनों तो खुश हो ना? वैदेही ने ठहर कर गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, मैं अर्थ के साथ बहुत खुश हूं। अगर वो मेरी लाइफ में नहीं लौटते तो शायद मैं अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत रंग से अनजान रह जाती। मैं उनसे ज्यादा किसी और से प्यार नहीं कर सकती। परितोष ने उसकी आवाज में सच्चाई महसूस की और दिल से दुआ दी। हमेशा ऐसे ही खुश रहना दोस्त। फोन कटते ही वैदेही ने फौरन देवांश को कॉल लगाया। हेलो भाई, मुझे आपसे आज ही मिलना है। उसकी आवाज में एक सख्ती थी जो देवांश के जवाब का इंतजार नहीं कर रही थी। देवांश ने थोड़ी हैरानी और तंज भरे लहजे में पूछा, अर्थ ने तुझे परमिशन दे दी क्या अपने भाई से मिलने के लिए? वैदेही ने उसकी बात का गुस्से में लेकिन ठहराव के साथ जवाब दिया, देव भाई, अर्थ मुझे गुलाम नहीं समझते। मुझे उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। उन्हें मुझ पर भरोसा है और यही भरोसा हमारी रिलेशनशिप की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। देवांश ने ठंडे स्वर में पूछा, ठीक है, बता कब और कहाँ मिलना है? वैदेही ने सीधा जवाब दिया, मैं अभी घर जा रही हूँ, आप भी वहां आ जाइए। ये बात कहीं और नहीं, घर पर ही हो सकती है। देवांश ने फौरन हामी भरते हुए कहा, ठीक है, मैं 1 घंटे में घर पहुंचता हूँ। उसने जल्दी फोन काट दिया और वैदेही ने बिना वक्त गवाए अपनी गाड़ी उस घर की तरफ मोड़ ली जहां कदम रखना उसे अब एक सजा जैसा लगता था। वैदेही को उस घर से नफरत होने लगी थी। वही घर जहां देवांश ने अर्थ पर गोलियां चलाई थी। हर ईंट, हर दीवार उसे खौफनाक दिन का याद दिलाने लगती थी। अगर आज बात अवनी की नहीं होती तो शायद वो कभी उस घर में जाती भी नहीं। आधे घंटे बाद वो उस घर के गेट पर खड़ी थी। उसने गहरी सांस लेकर खुद को मजबूत किया और धीरे धीरे से दरवाजे को नॉक किया। दरवाजा खुला तो सामने अवनी थी। अवनी के चेहरे पर आई अचानक सी हैरानी ने उसके भीतर की बेचैनी को और गहरा कर दिया। वैदेही ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या हुआ अवनी? मैं जानती हूं कि तुम मुझे यहां देखकर हैरान हो, लेकिन मेरा यहां आना जरूरी था। मैं भाई से मिलने आई हूं। अवनी ने झिझकते हुए दरवाजे को पूरा खोला और कहा, अंदर आओ ना। वैदेही ने अंदर कदम रखा। काफी वक्त के बाद उसने उस घर को देखा था और हर कोना उसे पुराने जख्मों की याद दिला रहा था। अवनी उसे बैठने के लिए कहकर किचन में चली गई, सर्वेंट से बोलकर उसके लिए कॉफी बनवाने के लिए। लेकिन वैदेही को चैन नहीं था। वो सोफे से उठी और धीरे धीरे उस जगह बढ़ गई जहां अर्थ के साथ वो हादसा हुआ था। वो जगह आज भी वैसी ही थी जहां अर्थ खून से लथपथ होकर गिरा था। उसने जमीन पर बने गोलियों के निशानों को देखा, वही निशान जो उस खौफनाक रात की गवाही दे रहे थे। वैदेही ने घुटने के बल बैठकर उन निशानों को छुआ, मानो अर्थ के दर्द को महसूस करने की कोशिश कर रही हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अवनी किचन से लौटकर हॉल में आई और वैदेही को घुटनों के बल फ्लोर पर बैठे देखा। अवनी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम ठीक तो हो ना? वैदेही ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, बस इस घर से जुड़ी अपनी कुछ यादें ताजा हो गई। अवनी ने वैदेही को गले से लगा लिया। दोनों अपने दर्द और फीलिंग्स को साझा कर रही थी जो शायद शब्दों से ज्यादा गहरे थे। तभी दरवाजे के पास किसी की ताली बजाने की आवाज आई। दोनों ने एक साथ पलट कर देखा। देवांश वहां खड़ा था, हाथ बांधे हुए और आंखों में तीखापन। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, लगता है दोनों मिलकर एक ही रोना रो रही हो। वैदेही और अवनी सीधे खड़े हो गए। वैदेही ने अपने आंसू पहुंचे, लेकिन उसकी आंखों में अब भी गुस्से की चमक थी। देवांश ने आगे बढ़ते हुए कहा, तो क्या डिस्कशन चल रहा है? मुझे भी शामिल कर लो यार। आखिर तुम दोनों मुझे ही डिस्कस करने के लिए यहाँ जमा हुई हो ना? वैदेही ने शांत लेकिन स्थिर स्वर में कहा,
हम यहाँ आपको डिस्कस करने के लिए नहीं बल्कि सच का सामना कराने के लिए आए हैं भाई। आज मैं यहाँ आपको ये समझाने के लिए आई हूँ कि आपकी नफरत ने सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि खुद को, आपको भी बर्बाद किया है और मैं ये सच छुपने नहीं दूंगी। वैदेही अब अपनी जगह से खड़े होकर देवांश के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द का मिला जुला भाव था। देवांश ने उसकी तरफ देखा और तंज भरे लहजे में कहा, तो फाइनली तुम्हें टाइम मिल ही गया अपने भाई से मिलने का, या अपने पति की सिफारिश लेकर आई हो मेरे पास। वैदेही ने गुस्से से अवनी का हाथ पकड़ा और उसे देवांश के सामने करते हुए कहा, ये सब क्या है भाई? किसने आपको ये हक दिया कि आप अवनी के साथ ऐसा सलूक करें? देवांश ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, ओह, तो ये सब अब अवनी ने तुम तक पहुंचा ही दिया? हाँ, वैदेही ने और गुस्से में कहा, अवनी कुछ कहे या ना कहे, लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या मुझे इस सब का पता नहीं चलेगा? आप उसे ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे वो आपकी जीवन साथी नहीं बल्कि एक बोझ है। आपको शर्म आनी चाहिए। वो वही अवनी है जिसने आपको संभाला था जब आप अपनी जिंदगी में हार मान चुके थे, और अब आप उसी के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है कि आप मेरे भाई हैं। देवांश ने उसकी बात पर हंसते हुए जवाब दिया, वाओ, तो तुम्हें अवनी की फिक्र यहां खींच लाई। वाकई मुझे तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। तू जिसने कभी अपने भाई के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, उसे उसके भाई के सामने ही खड़ा कर दिया। वाओ, वैदेही ने गुस्से में जवाब दिया, हाँ, क्योंकि जो कुछ नजर आ रहा है वो सच है और मुझे अवनी ने कुछ भी नहीं बताया। आप इतने बदल कैसे सकते हैं? देवांश की हंसी अब गायब हो चुकी थी। उसके चेहरे पर अब केवल सख्ती थी और दर्द था। उसने वैदेही के कंधे को पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, तू पागल हो चुकी है वैदेही। उस अर्थ के प्यार में अंधी हो गई है तू। तुझे उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो उतना अच्छा नहीं है जितना तू समझती है। वैदेही ने देवांश की आंखों में घूरते हुए कहा, और आप कितना जानते हैं अर्थ को? क्या आप उसे मुझसे ज्यादा जानते हैं? देवांश ने उसके कंधे को छोड़ दिया और एकदम पीछे हटकर गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा। अब तो ऐसा लगता है कि मेरे सामने मेरी बहन नहीं, अर्थ दीवान की बीवी खड़ी है। तुझसे कुछ भी कहने का अब कोई मतलब नहीं रह गया। वैदेही ने खुद को शांत करते हुए कहा, नहीं, आज मैं जानना चाहती हूँ, ऐसी कौन सी वजह है जो आप अर्थ से इतनी नफरत करते हैं, ये जानते हुए भी कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। मुझे आज जवाब चाहिए। देवांश ने उसकी तरफ देखा और कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा। फिर जैसे किसी पुराने घाव को खोलते हुए उसने कहा, सुनना चाहती हूँ तो सुनो। वो अर्थ ही था जिसने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी वजह से उष्मा मुझे छोड़कर चली गई। वही अर्थ था जिसने तुम्हें ऐसी सिचुएशन में डाल दिया था कि तुम्हें उससे शादी करनी पड़ी, और उसी की वजह से मैं अपनी बहन को खो चुका हूँ। और क्या बचा है मेरे पास खोने के लिए? हाँ, वैदेही ने उसकी बात सुनकर धीमे लेकिन ठोस स्वर में कहा, अवनी। देवांश का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। उसने कुछ नहीं कहा। वैदेही ने आगे कहा, मैं अवनी को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आपको उसकी जरूरत है, लेकिन जल्द ही आपको एहसास हो जाएगा कि आपने क्या खोया है। अगर अवनी आपको माफ कर सके तो आप उसे वापस लेने आ सकते हैं। और जहां तक अर्थ की बात है, उन्होंने मुझे कभी हर्ट नहीं किया, कभी उन्होंने मुझे धोखा नहीं दिया। अगर कभी धोखे से भी मुझे चोट लगी तो वो मुझसे ज्यादा परेशान हो जाते हैं। शायद इसीलिए वो दर्द को हमसे ज्यादा महसूस करते हैं और दूसरों को समझ सकते हैं। लेकिन आपके अंदर का इंसान मर चुका है भाई। देवांश ने गुस्से में कहा, यू आर ब्लाइंडली इन लव विद हिम वैदेही। तुम्हें कुछ और दिखाई नहीं देता, लेकिन अवनी को मैं यहां से कहीं नहीं जाने देने वाला। उसने आगे बढ़ते हुए अवनी का हाथ पकड़ लिया। वैदेही ने झटके से उसका हाथ छुड़ाते हुए कहा, भाई, आप अर्थ, मेरी और परितोष की एंगेजमेंट से मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ ले गए थे। तब भी उन्होंने मुझ पर अपनी मर्जी नहीं थोपी थी। उन्होंने मुझे कभी ये नहीं बताया कि आपने उनके साथ क्या किया। उनके शरीर पर आपके दिए हुए निशान गवाही देते हैं। आप ये क्यों नहीं समझते कि मैं अर्थ के अलावा अपनी जिंदगी में किसी को अपना नहीं बना सकती? और अगर आपने उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो समझ लीजिएगा कि आप अपनी बहन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इतना कहते हुए उसने अवनी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ चलने को कहा। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसने महसूस किया कि अवनी अपनी जगह से नहीं हिली। वैदेही ने पलट कर देखा। अवनी ने अपनी नजरें झुका ली। अवनी? वैदेही उसके करीब गई और उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लिया। चलो मेरे साथ, और तुम्हें माफ कर देंगे। उनका दिल बहुत बड़ा है। अगर तुम उनसे डर रही हो तो मैं संभाल लूंगी सब कुछ। तुम्हें देव भाई से और उनके इस टॉर्चर को सहने की कोई जरूरत नहीं है। अवनी ने धीमे से अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, मैं देवांश को छोड़कर नहीं जा सकती वैदेही। मैं देव से प्यार करती हूँ। वैदेही ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, अवनी, ये बात मेरी आंखों में देखकर कहो। तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी बातों में कोई तालमेल नहीं है।
मैं तुम्हें ऐसे नहीं यहाँ छोड़ सकती। अवनी ने नजरें फेर ली। उसने धीरे से कहा, वैदेही प्लीज चली जाओ यहाँ से, और भाई से कुछ भी मत कहना, तुम्हें मेरी कसम है प्लीज। इतना कहकर अवनी वहां से दौड़ते हुए ऊपर अपने कमरे में चली गई। वैदेही वहीं की वहीं खड़ी रह गई, सन और असमंजस में। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अवनी ने झूठ क्यों बोला और क्यों उसने अपनी तकलीफ छिपाई। क्या होगा जब अर्थ को इस सब का पता चलेगा? कैसा होगा अर्थ और वैदेही का हनीमून और उनका मिलन? क्या है अर्थ का वो छिपा हुआ सच जो वैदेही जानने के लिए बेचैन है? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। रहिए कहानियों का स्मगलर।